नमस्कार साथियों। एग्जाम हेल्प के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। साइंस सेकंड ग्रेड की 2.0 जो हमारी टेस्ट सीरीज रही है, उस टेस्ट सीरीज का आज हमारा टेस्ट नंबर 10 कंप्लीट हुआ है। और इस टेस्ट नंबर 10 में जो हमारे टॉपिक थे वो हमारे केमिस्ट्री के टॉपिक थे। एक तो था केमिकल काइनेटिक्स यानी कि रासायनिक बलगतिकी, और दूसरा जो टॉपिक हमारा इसके साथ था वो था सरफेस केमिस्ट्री यानी कि पृष्ठ रसायन। ये दो टॉपिक आज हमारे वाले टेस्ट में टॉपिक थे। ठीक है, तो इन दोनों टॉपिक पर जितने भी संभावित एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन हमने इसमें आज के टेस्ट में शामिल करने का प्रयास किए हैं। एनसीईआरटी बेस्ट भी किए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ध्यान में रख करके भी पेपर डिजाइन किया है, कुछ बेसिक्स को ध्यान में रख करके भी पेपर डिजाइन किया है। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि वास्तव में बड़ा अच्छा कंटेंट आपको दिया जा रहा है। और एक बहुत ही अच्छी जो है खुशखबरी है कि सेकंड ग्रेड की जो है आगामी विज्ञप्ति भी आ चुकी है। उसके लिए भी हम एक नई टेस्ट सीरीज और प्रारंभ करने जा रहे हैं अभी थोड़े ही दिनों में। अगर कोई विद्यार्थी अभी तक पूरी तैयारी नहीं कर पाया है इस भर्ती में अपनी, और वो सेकंड ग्रेड को तैयार करना चाहता है, तो वो आप हमारी टेस्ट सीरीज से ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी मोड में हमारे से जुड़ सकते हैं। अभी वो टेस्ट सीरीज 5 या 6 दिन में हम स्टार्ट करने का हमारा विचार है। उसका शेड्यूल जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, ठीक है, टेलीग्राम चैनल जो है उसके माध्यम से आपको उसकी सूचना दे दी जाएगी, और यहाँ वीडियो के माध्यम से यूट्यूब पर भी आपको उसकी सूचना दे दी जाएगी। तो जो विद्यार्थी आगामी सेकंड ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं तो वो हमारे से अगर जुड़ना चाहें तो बिल्कुल आपको एक अच्छी एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए, एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखते हुए ऐसी टेस्ट सीरीज जो है आपको उपलब्ध कराई जाएगी विद वीडियो सोल्यूशन, जो आपको जो है आपकी सफलता के अंदर बहुत अच्छा योगदान सहयोग देगी। इसी प्रकार हम अभी 5-7 दिन के अंदर एक जो है सेकंड ग्रेड की और एक जो है लैब असिस्टेंट की टेस्ट सीरीज भी चालू कर रहे हैं। रेट की भी हम एक जो है चल रही है हमारी, एक बैच और करने का स्टार्ट हमारा विचार है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये टेस्ट सीरीज हमारी जो है 18 मई के प्रारंभ हुई है और आज इसका टेस्ट नंबर 10 कंप्लीट हुआ है, जिसमें टोटल 16 टेस्ट होने हैं। 13 टेस्ट इसमें टॉपिक वाइज होंगे, 2 इसमें जो है रिवीजन टेस्ट होंगे और एक जो है इसका मेजर टेस्ट होगा। और जो नई टेस्ट सीरीज होगी वो बहुत ही अच्छी है ना, पॉइंट टू पॉइंट चलने वाली टेस्ट सीरीज है। यानी कि सेकंड ग्रेड से पहले हम आपका पूरा सिलेबस जो है एनसीईआरटी जो है पूरी वो आपकी क्वेश्चंस के रूप में आपको रिवाइज हम करवा देंगे। इसी प्रकार एक मेगा टेस्ट सीरीज हमारी सेकंड ग्रेड की जो चल रही है अभी, इसमें टोटल 7 टेस्ट होने, जिसके 3 टेस्ट हो चुके हैं, 5 टॉपिक वाइज होंगे और 2 जो है उसके मेगा टेस्ट होंगे। ये भी एनसीईआरटी बेस्ड बहुत अच्छी एक टेस्ट सीरीज है। और इन सभी टेस्ट सीरीज पे अभी प्रेजेंट टाइम में 60% का जो है ऑफर चल रहा है। ये कुछ एग्जाम हेल्प कोचिंग इंस्टीट्यूट की जो है बुक्स हैं, जैसे इसमें फिजिक्स है। जो बच्चे सेकंड ग्रेड के अंदर फिजिक्स को स्किप करते हैं, एक बड़ा फोबिया फिजिक्स का बच्चों में बना हुआ है कि सर ये हमारे स्कोर नहीं होती, वो बच्चे केवल इस बुक के अंदर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दे रखे हैं व्याख्या के साथ में, बहुत ही अच्छा कंटेंट और बहुत ही अच्छी सॉल्यूशन दे रखे हैं, उसको सोल्व करके आप फिजिक्स में आराम से 5 से 10 क्वेश्चन जो है सोल्व करके आ सकते हैं। वो क्वेश्चन ही आपको एक अच्छे सिलेक्शन के साथ में आगे मिलेंगे। इसी प्रकार रसायन विज्ञान की बुक है, सेकंड ग्रेड की केमिस्ट्री की लिखी हुई बुक है, पूर्णतः एनसीईआरटी बेस्ड है। एनसीईआरटी व्याख्या सहित एनसीईआरटी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे पीएससी के अलग अलग एग्जाम में पूछे गए, लगभग 2000 क्वेश्चन का संकलन है और हर क्वेश्चन को आपको व्याख्या के रूप में दे रखा है। तो अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो इस बुक को जरूर पढ़ें, आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाली बुक है। इसी प्रकार अगर ये बुक आपको चाहिए तो आपको ये बुक किसी भी राजस्थान के बुक स्टोर पे उपलब्ध नहीं होगी, आप इसको जो है बाय पोस्ट हमारी कोचिंग से मंगवा सकते हैं। उसके लिए आपको जो नीचे स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं 582 वाले, इन पे संपर्क करना है, और या फिर ये स्कैनर जो दे रखे हैं इन पे पेमेंट करने के बाद में इन्हीं नंबर पे व्हाट्सअप करना है और आपको आपके एड्रेस पे बुक भेज दी जाएगी। ये आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है, जो आज हमारा टेस्ट हुआ है, टेस्ट नंबर 10। ये कह रहा है कि एक दर समीकरण में पद -dc/dt प्रदर्शित क्या करता है ना। तो कोई भी रिएक्शन है, जैसे मान लो एक रिएक्शन है ए और बी, ये दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और रिएक्शन करके ये कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं सी, ठीक है। तो हमें अगर इस अभिक्रिया की दर समीकरण लिखनी है तो देखो हमें पता है कि ये अभिकारक है, इनमें आपस में रिएक्शन होगी और ये प्रोडक्ट है जो नया चीज बनेगा। धीरे धीरे समय के साथ साथ में इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है, सांद्रता है, उसमें कमी होगी और उसकी कॉन्सेंट्रेशन में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो अगर इनके दर समीकरण लिखें तो इसकी दर समीकरण ऐसे लिखेंगे कि ए की सांद्रता में समय के साथ में क्या हो रही है, कमी हो रही है। इसी प्रकार ठीक है, बी की सांद्रता में भी समय के साथ में क्या हो रही है, कमी हो रही है, ठीक है। और सी की सांद्रता जो है वो बढ़ रही है, ठीक है ना, समय के साथ में, तो यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो ये जो ऋणात्मक कार्य है ना, किसी भी अभिकारक की सांद्रता में समय के साथ
ऋणात्मक परिवर्तित दशा है, इसका मतलब क्या है कि सांद्रता घट रही है। तो ये तो पॉइंट पूछ रहा है कि डीसी अपॉन डीटी यानी सांद्रता में समय के साथ में कमी हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, अभिकारक की सांद्रता है नहीं, ठीक है, समय के साथ अभिकारक की सांद्रता में कमी है, ये बात इसकी बिल्कुल क्या है, सही है। तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन चैप्टर यहीं से स्टार्ट होता है दर समीकरण से, और हमने वहीं से एक क्वेश्चन बना लिया कि एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अभिक्रिया का दर नियतांक है नहीं, अभिक्रिया के दर नियतांक तो हम किससे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं। समय के साथ अभिक्रिया की सांद्रता में वृद्धि है, ये भी नहीं है। अगर समय के साथ अभिकारक की सांद्रता में या उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होती है तो यहाँ पर क्या आता, माइनस की जगह क्या आता, प्लस आता, ठीक है। तो ये दर समीकरण लिखने का एक तरीका है। बाकी अगर अभिक्रिया आपको मान लो ऐसे दी होती है, Na प्लस Mb इक्वल टू P जो है D बनता है, तो फिर आप इसको कैसे लिखते हैं, आप इसको ऐसे लिखते हैं 1/n, जो भी रस समीकरण में इतनी गुणांक साथ में है वो बटा में आएगा, और सांद्रता में कमी हो रही है तो ऋणात्मक चिन्ह दर्शाओगे, d अपॉन dt। ये बराबर किसका होगा, 1/m माइनस का और db अपॉन dt, ठीक है। और यहाँ पे बराबर क्या होगा, 1/p, ये किसका होगा, प्लस का होगा, और सांद्रता किसकी, d की बटा में dt, ठीक है। तो अगर आपको साथ में रस समीकरण गुणांक है यानी कि अभिकारक के साथ में कोई गुणांक लिखा हुआ है तो फिर उसको कैसे लिखोगे, आप इस टाइप से लिखोगे ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करूं मैं कि मुझे कहा जाए कि जो हैबर प्रक्रम से अमोनिया गैस बनाते हैं उसके लिए दर समीकरण की अभिक्रिया किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे आप, ठीक है। तो ये गैसीय अवस्था में, ये गैसीय अवस्था में, हमें पता है कि इसमें हमें इस टाइप से उत्पाद प्राप्त होता है। तो अगर इसकी मुझे दर समीकरण लिखनी है तो मैं कैसे लिखूंगा, इसकी तरफ लिखूंगा मैं कि नाइट्रोजन की सांद्रता में समय के साथ में कमी होगी, मुझे पता है, और वो बराबर होगी किसके, -1/3, किसकी सांद्रता, हाइड्रोजन गैस की सांद्रता में किसके साथ कमी, समय के साथ कमी होगी, ठीक है। बराबर ये किसकी होगी, ये अमोनिया के 1/2 है ना निर्माण के साथ क्या होगी, बराबर होगी। इस टाइप से मुझे इसकी समीकरण लिखनी पड़ेगी। तो ये समीकरण लिखने के बाद में आपको अगर, ठीक है ना, किसी एक अभिकारक के विलुप्ति दर दे रखी है तो आप उत्पाद के निर्माण की दर भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। मतलब यहां से आपको कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसे क्वेश्चन आगे हमारे एग्जाम में आएंगे, इस पेपर में भी आएंगे, वहां भी सोल्व करेंगे। तो ये जो है, ये है एक जो है दर समीकरण लिखने का तरीका है, ये आपको मैंने बताया, और यहीं से ये चैप्टर जो है स्टार्ट होता है, ठीक है, बेसिक से बिल्कुल। तो आगे चलें अपन, तो इसका आंसर हमारा कौन सा हो गया, उसका आंसर हो गया बी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। यदि अभिकर्मक एक की सांद्रता को 2 गुना करने पर अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो जाता है, सांद्रता 3 गुना करने पर अभिक्रिया का वेग 9 गुना हो जाता है, तो दर समानुपाती किसकी है ना, अभिक्रिया वेग मतलब कि dx अपॉन dt है ना, सांद्रता में समय सब ये कह रहा है कोई अभिकारक A है, ठीक है, मान लो A है, इसकी सांद्रता को 2 गुना करने पर अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो जाता है। मतलब ये क्या कह रहा है कि अगर इसकी सांद्रता आपने 2 गुना कर दी तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, 4 गुना। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, वर्ग हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। और फिर ये कह रहा है कि अगर इसी अभिकारक की सांद्रता 3 गुना कर दी तो अभिक्रिया का वेग कितना हो जाता है, 9 गुना हो जाता है ना। देखो क्या कह रहा है, 3 गुना करने पर 9 गुना हो जाता है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी क्या है, वर्ग है। तो ये कह रहा है कि तो दर समानुपाती किसके है, तो दर मतलब ये जो dx अपॉन dt है ये वास्तव में किसके समानुपाती है, घात 2 के समानुपाती है। तो क्या कहेंगे, एक के सांद्रण के नहीं, एक के सांद्रण के वर्ग के, हाँ ये बात बिल्कुल क्या है, सही है कि एक की जो सांद्रता है उसके वर्ग के समानुपाती है, तभी 2 गुना करने पर 4 गुना हो रही है, और सांद्रता 3 गुना करने पर वेग जो है वो 9 गुना हो रहा है। तो इसका मतलब है कि जो अभिक्रिया दर जो है dx अपॉन dt जो दर है वो जो अभिकारक A है उसकी सांद्रता के जो है वर्ग के क्या है, समानुपाती है। तो एक के सांद्रण के वर्ग के क्या है, समानुपाती है, वर्गमूल के नहीं, गलत बात, एक की सांद्रता घन के, ये भी गलत बात। आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, बी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिक्रिया के लिए तापमान गुणांक क्या है। ये थोड़ा सा एक एनसीईआरटी का जो है प्रैक्टिकल डाटा है, ठीक है। अभिक्रिया के लिए तापमान गुणांक क्या होता है कि अभिक्रिया का जो दर स्थिरांक होता है उसका 35 डिग्री सेंटीग्रेड प्रमाण और 25 डिग्री सेंटीग्रेड प्रमाण, या केल्विन में बात करें तो 308 केल्विन पे उसका दर स्थिरांक और 298 केल्विन दर स्थिरांक, इन दोनों का जो अनुपात होता है उसको तापमान गुणांक कहते हैं, ठीक है। और ये कितना होता है, 2 होता है। और मोस्टली जो रिएक्शंस होती है, अधिकांश जो अभिक्रियाएं होती है, ठीक है ना, अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए, ठीक है, अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए इसका मान जो है 3 होता है। ये ध्यान रखना अपने को, यह कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। ये डाटा आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो तापमान गुणांक क्या होता है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर अभिक्रिया का दर स्थिरांक और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर
दर स्थिरांक या दर नियतांक का जो अनुपात होता है उसको क्या कहते हैं, तापमान गुणांक कहते हैं। ये थोड़ा सा जो है फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रखने वाली चीज है, याद रखना, एग्जाम में इसको पूछ सकता है क्योंकि एनसीईआरटी में इसको दे रखा है और हमें एनसीईआरटी क्या करनी है, लाइन टू लाइन चलना है हमें एनसीईआरटी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है सत्याकथन, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्या कह रहा है, आणविकता एक पदीय रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के अणुओं की संख्या है जो दर निर्धारण पद पर निर्भर करती है। बिल्कुल सही बात है ना, भी कोई भी अभिक्रिया जो है रासायनिक अभिक्रिया, उसमें अभिकारक के कितने अणु भाग ले रहे हैं और उसके एक स्टेप की बात करेंगे। ठीक है ना, जिसमें जो सबसे स्लोवेस्ट स्टेप होगा, सबसे धीमा पद होगा, वो उसकी आणविकता क्या करेगा, निर्धारण करेगा। तो ये आणविकता के बारे में बिल्कुल क्या है, सही बात है। रासायनिक अभिक्रिया के वेग अभिक्रिया के बढ़ने के साथ घटता है। ठीक है, तो अगर जैसे से अभिक्रिया बढ़ेगी, है ना, तो अभिक्रिया बढ़ेगी तो हमें पता है कि उत्पाद की सांद्रता बढ़ेगी। जैसे जैसे रिएक्शन चलेगी और रिएक्शन चलेगी तो जो अभिकारक है, रिएक्टेंट जो है, उनकी सांद्रता में कमी आएगी और जो प्रोडक्ट है उसकी सांद्रता में क्या आएगी, वृद्धि आएगी। तो अगर अभिकारक की सांद्रता समय के साथ धीरे धीरे घटेगी तो अभिक्रिया का जो वेग है वो रिएक्शन के बढ़ने के साथ में क्या होगा, घटेगा, सीधी सी बात है। तो ये बात भी बिल्कुल क्या है, सही बात है। अभिक्रिया का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता, बिल्कुल सी बात है। अभिक्रिया का वेग दाब पे निर्भर नहीं करता। किस किस पे निर्भर करता है, अभिक्रिया का वेग भी अगर पूछे आपको दाब पे निर्भर नहीं करता तो निर्भर करता है किस पे है, अभिकारक की सांद्रता पे निर्भर करता है। ठीक है ना, अभिकारक के क्षेत्रफल पे निर्भर करता है, ताप पे निर्भर करता है, सूर्य, ठीक है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति पे निर्भर करता है और उत्प्रेरक की उपस्थिति पे निर्भर करता है। इन 4 बातों पे क्या करता है, निर्भर करता है। ठीक है, उत्प्रेरक की उपस्थिति, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, अभिकारक के क्षेत्रपृष्ठीय क्षेत्रफल पे भी निर्भर करता है ना। इन बातों पे क्या करता है, निर्भर करता है। तो ये ध्यान रखना है मेरे को, बस यहाँ ये क्वेश्चन बनाने का मेरा मकसद यही था कि आपको ये बताना कि अभिक्रिया वेग निर्भर किस चीज पे करता है, दाब पे कभी निर्भर नहीं करता। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर एंड प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इन सब पे क्या करता है, ये डिपेंड करता है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका डी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, लैब के अंदर तो ये बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चन। प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयु काल आपको दे रखा है, तो दर नियतांक क्या होगा, है ना। तो अगर अपन बात करें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, FOR फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बात करें, तो हमें पता है कि उसका जो दर नियतांक होता है और जो उसका T हाफ होता है उसमें ये संबंध होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन हर बार पूछे जा रहे हैं इस फॉर्मूले के ऊपर। ठीक है, तो यहां से ये कह रहा है कि दर नियतांक पूछना है आपको, तो 0.693 अपॉन 63.95, इसको डिवाइड करोगे तो ये लगभग 1.0 जो है कहेगा सेकंड इनवर्स आएगा। तो आंसर नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी नंबर आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस पे एग्जाम में लगभग ये मानो हर एग्जाम में कोशिश रहती है एग्जामिनर की कि कैसे करके इस पे क्वेश्चन पूछा जाए। तो आपको इस क्वेश्चन पे अच्छी प्रैक्टिस करके जानी है, खासतौर पे एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दे रखे वो आप अवश्य करके जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अभिक्रिया वेग दर नियतांक के बराबर है तो अभिक्रिया कोटि क्या होगी। अभिक्रिया वेग दर नियतांक के बराबर है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के। ये कहां होती है, रेट ऑफ रिएक्शन, जैसे आपने मान लो dx/dt लिखी, ये के बराबर क्या होगा, जब अभिकारक की सांद्रता घात कितनी हो, 0 हो, और जब अभिकारक की सांद्रता घात 0 होती है तो रिएक्शन कौन सी होती है, 0 ऑर्डर रिएक्शन होती है ना। जब ये 0 होगी तो उस समय क्या होगा, उस समय जो dx/जो dt है वो k के बराबर होगा, और इसको क्या लिखते हैं अपना, रेट लिखते हैं। यानी कि उस समय जो दर है वो दर नियतांक के क्या होगी, बराबर होगी। इसका मतलब कौन सी रिएक्शन होगी, वो होगी 0 ऑर्डर रिएक्शन, 0 ऑर्डर रिएक्शन, 0 कोटि अभिक्रिया होगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात अपन इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि 0 कोटि अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया दर और दर नियतांक दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिक्रिया A to B प्रथम कोटि अनुसृत है, यानी कि कौन सी अभिक्रिया कौन सी किससे हो रही है, प्रथम कोटि अभिक्रिया से हो रही है। A के 0.8 मोल से B के 0.6 मोल प्राप्त करने में लगा समय जो है 1 घंटा हो, तो A के 0.9 मोल को B के 0.675 मोल में बदलने में लगा समय क्या होगा। ठीक है, तो अगर प्रथम कोटि अभिक्रिया है ना, तो प्रथम कोटि में देखो अपने को जो है सांद्रता के अभिकारक के उत्पाद में बदलने का समय दे रखा है 1 घंटा। तो यहां से मैं पहले क्या करूंगा, मैं यहां से पहले दर स्थिरांक ज्ञात कर लूंगा। तो अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बात करें तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो दर स्थिरांक K1 होता है वो होता है 2.303 अपॉन
टी बोल दो टाइम, ठीक है, लॉग, ठीक है। अब देखो यहां पर 0.8 मोल से कहां पे जा रहा है, 0.6 मोल में। एक बार मैं डाटा चेक कर लेता हूं इसकी, हाँ बिल्कुल 0.8 से 0.6 मोल में, ठीक है ना। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, ठीक है। तो अब इसके वैल्यू रख देते हैं अपन, के वन बराबर 2.303 अपॉन ये एक रख दिया मैंने, क्योंकि समय 1 घंटा दे रखा है, देखो ये, ठीक है ना। और लोग 0.8 बटा 0.6, ठीक है। इसको थोड़ा सा अगर सोल्व करें तो यहाँ पर आ जाएगा 2.303 लोग 0.8 है, इसको पॉइंट से पॉइंट काट देंगे तो ये आ जाएगा 4/3, 4/3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये मेरे पास में अभिक्रिया का दर नियतांक आ गया। अब ये कह रहा है कि ए के 0.9 मोल को बी के 0.675 मोल में बदलने में समय कितना लगेगा, ठीक है। तो यहां से अगर समय निकालें, ठीक है, दूसरी स्थिति में बात करें अपन, दूसरी स्थिति में बात करें तो मेरे पास जो है K1 आ गया है, तो मैं यहां से T निकाल लूंगा। तो T बराबर क्या आएगा, T बराबर आएगा 2.303 अपॉन K1 लो 0.9, ठीक है, अपॉन 0.675, ठीक है। अब देखो यहां से T निकालना है 2.303, K1 का मान ये रहा 2.303, ठीक है, इंटू लॉग, ठीक है, 4/3 गुणा ये लोग कितना, ये लोग 0.9/0.675। देखो इसको भी सोल्व करोगे तो 4/3 आएगा, इसको सोल्व करोगे तो भी 4/3 आएगा, ठीक है। 0.230 से 2.303 कट जाएगी, तो टी का मान कितना आ जाएगा, 1 हावर आ जाएगा। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ए, आंसर नंबर सी हो गया, ठीक है। तो ये प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए बात होगी, ठीक है। अब इस प्रश्न को और भी शॉर्ट तरीके से अपने कर सकते हैं। ऐसे तो मैंने आपको एक जो है मेथड बताया है कि पहले आपको अगर समय दे रखा हो तो आपको पहले दर नियतांक निकालना है, और दर नियतांक निकालने के बाद में दूसरी स्थिति में आप उसी दर नियतांक का मान रख करके समय निकाल सकते हो। इसका एक कंसेप्ट हो रहा है, अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो आपको यह देखना है मोल का अनुपात है। ये देखो ये मोल का अनुपात 4:3 है, ठीक है, यानी कि 4:3 है, ठीक है। 0.8 से 0.6 में जाता है तो 4 से क्या जाता है, 3 में जाता है, ठीक है। तो अगर है 0.9 से 0.675 इनका अनुपात निकालें तो इनका भी लगभग यही आएगा 4:3। तो अगर इसको 1 घंटा लगा तो इसको भी क्या लगेगा, 1 घंटा लगेगा। तो इसको क्वेश्चन का हमारा थोड़ा सा ऐसा करने से, ऐसे ट्रिक हमारे दिमाग में कब आएगी, जब हम इसकी बार बार प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है ना। तो ऐसा अगर हमारे दिमाग में कंसेप्ट सेट हो जाता है तो ये मानिए एग्जाम में हमारे पास हमको 5 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे, और 5 मिनट एक्स्ट्रा मिलने का मतलब है कि हम एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन और अटेंड कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 8। यदि अभिकारक बी की सांद्रता 2 गुनी कर दें तो अभिकारक ए और बी की अभिक्रिया की दर 1/4 रह जाती है, ठीक है। तो अभिकारक बी के सापेक्ष कोटि कितनी होगी। यह कह रहा है कि कोई अभिक्रिया जो है वो बी की सांद्रता पे निर्भर कर रहा है, सांद्रता 2 गुनी कर दें ये कह रहा है, ठीक है। दोगुनी कर देते हो, अभिकारक ए और बी के बीच की अभिक्रिया की दर 1/4 रह जाती है। दोगुनी करते हैं, अभिकारक ए और बी के बीच की अभिक्रिया दर 1/4 रह जाती है। तो अभिकारक बी के सापेक्ष कोटि क्या है, ठीक है। तो बी के सापेक्ष कोटि पूछिए, तो देखो अभिक्रिया की दर की बात करें तो दर किसके बराबर होगा, के बी की पावर एन, ठीक है, इस पर डिपेंड करेगी। एक बटा चार रह जाती है। अब प्रश्न क्या कह रहा है, ये 1/4 रह जाएगी प्रारंभिक दर की, एक मिनट, प्रारंभिक दर की क्या रह जाएगी, 1/4 बराबर के, कब, जब इसकी सांद्रता क्या कर देंगे अपन, 2 गुना करते हैं, ठीक है। ये तो अब अगर बात करें अपन, तो अगर इसको डिवाइड करें, इसको डिवाइड करें तो ये किसके बराबर है, 4, 2 की पावर आएगी किसके बराबर, 1/n की, अच्छा सॉरी यहाँ 1/n, तो यहां पे आ जाएगी 2 की पावर 1/4 बराबर आ जाएगी 2 की पावर n आ जाएगी, ठीक है। यहां से अगर सोल्व करें तो 4 बराबर आ जाएगा 2 की पावर n, नहीं जरूरत नहीं है इसको, एक मिनट ना, कंसेप्ट सीधे कर देते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं इसको। देखो इतना ज्यादा लंबा टाइम लगने की जरूरत नहीं है। इसकी पावर मान लो n है, मान लो कोटि कितनी है
एन मान है, ठीक है ना। बी के सापेक्ष कोटि पूछी अपने को, तो कोटि मान लो कितनी है, एन है, ठीक है। ये इस स्थिति में अब ये कह रहा है कि जब हमने बी की सांद्रता 2 गुना कर दी है, ठीक है, तो इसकी दर जो है प्रारंभिक दर की क्या हो गई है, आधी हो गई है। ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2 हो गई, ठीक है। अब ये कह रहा है कि बी के सापेक्ष कोटि क्या है, मुझे एन का मान निकालना है ना, तो मैं क्या करूंगा, समीकरण 2 डिवाइड बाई 1, ठीक है ना। तो डिवाइड बाई 1 करूंगा तो देखो मेरे पास में क्या आएगा, मेरे पास में आएगा 1/4 बराबर, ठीक है, के से के कट जाएगा, इस के से कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, ये आएगा 2 की पावर एन, ठीक है। तो यहां से अगर मैं इसको सोल्व करूं, ठीक है, तो 2 की पावर माइनस एन बराबर क्या आएगा, 4, यानी कि यहां पर एन का मान कितना रखना चाहिए, -2 रखना चाहिए, तब कितना आएगा 4, तो आंसर नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इसको सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्रथम कोटि की अभिक्रिया 60 मिनट में 60% पूर्ण होती है, तो उसी अभिक्रिया के 50% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। 60 मिनट में 60% पूर्ण होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है ना, तो 50% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। तो वही बात है, देखो पहले अपने को क्या दे रखा है, समय दे रखा है, तो अपने पहले क्या कर लेंगे, इसका दर नियतांक निकाल लेंगे। तो दर नियतांक के किसके बराबर होगा, 2.303 अपॉन टी इंटू लॉग, ठीक है। अब देखो प्रारंभिक सांद्रता कितनी है, 100, पूर्ण कितनी हो गई, 60%, ठीक है। तो अब देखो 60% पूर्ण बच कितने के पीछे, 40% बच गया ना, इतना बच जो शेष मोल, तो ये देखो, ठीक है, तो ये आ जाएगा K1 बराबर 2.303 अपॉन 60, 60 मिनट दे रखा समय, बिल्कुल सही, ठीक है। लॉग ये आ जाएगा 5/2, इसको सोल्व कैसे करोगे, देखो इसको सोल्व ऐसे किया जाता है 2.303 अपॉन 60, ठीक है ना। अब इसको सोल्व करते हैं, लॉग 5 माइनस लॉग 2, ठीक है। अब देखो 2.303 अपॉन 60 इंटू लॉग 5, ठीक है, log 5 का मान, log 5 का मान कितना होता है, log 5 का मान होता है 0.5989 माइनस 0.3010, ठीक है। इसको पूरे को सॉरी 6989 होता है, 590 6989 होता है। अब इस पूरे को अगर आप सोल्व करेंगे तो आपके पास में ये आएगा 0.0152 आएगा, ठीक है। ये किस में आएगा आपके, ये आएगा आपके सेकंड इनवर्स में आएगा, नहीं मिनट इनवर्स में, सॉरी मिनट इनवर्स में, ठीक है। ये K1 आ गया आपके पास में। अब हमें क्या निकालना है, 50% यानी कि आधी पूरे होने में, तो आप टी हाफ निकाल लो, सीधी सी बात है, टी हाफ किसके बराबर होगा, 0.693 अपॉन 0.0152, सोल्व करोगे, ठीक है। तो इसका आपके पास जो है आंसर कितना आएगा, वो आएगा 45.39 मिनट आपके, यानी कि ए आंसर, ठीक है। वही सेम तरीका है, पहले समय दे रखा था, उससे हमने K1 निकाल लिया, फिर हमने उसका जो है समय निकाल लिया, ठीक है। आप चाहो सीधा टी आप निकालो तो आप यहां से भी निकाल सकते हो, बस आपको अब की बार क्या करना है, 100/50 करना है, 50% पूर्ण होगी मतलब 50% शेष रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे कथन की पहचान कीजिए, शून्य कोटि अभिक्रिया हेतु दर स्थिरांक की इकाई मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड होती है ना। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अगर दर की बात करें तो दर समीकरण ये होती है, के ए की घात क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। अब देखो ये क्या है, सांद्रता, और ये सांद्रता परिवर्तन में लगा समय, यहां से k निकालोगे तो k किसके बराबर आएगा, k आएगा dt अपॉन dx के बराबर आएगा, सॉरी हाँ, k किसके बराबर आएगा, k आएगा dx अपॉन dt के बराबर, ठीक है। dx सांद्रता किसमें होती है, मोल प्रति लीटर इंटू सेकेंड, है ना। ये किस में आ गया, ये आ गया मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स, यानी कि पहला कथन क्या बिल्कुल सही है, ठीक है। आप इस प्रकार दर समीकरण से कौन सी भी कोटि की अभिक्रिया की जो आप यूनिट निकाल सकते हो, प्रथम कोटि निकाल सकते हो, द्वितीय निकाल सकते हो, तृतीय निकाल सकते हो। प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल अभिकारक की सांद्रता परिवर्तन से प्रभावित होता है, तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल क्या होता है, 0.693 अपॉन K1 होता है। इसमें देखो टी आप कहीं भी अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता में निर्भर कर रहा है, नहीं कर रहा, इसका मतलब प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता से प्रभावित नहीं होता है, तो ये कथन क्या हो गया, गलत हो गया, तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, बी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। दर स्थिरांक ताप पे निर्भर करता है, बिल्कुल सही बात है, और इसी को अपन कौन से समीकरण से निकालते हैं, इसी को निकालते हैं अपन ताप समीकरण कौन सी से, आर्नियस से, ठीक है। अधिशोषण के कारण
टंगस्टन की सतह पर गैस के बनने की कोटि शून्य है। बिल्कुल सी बात है, अगर टंगस्टन की सतह पर अगर शोषण के कारण गैस बन रही है तो उसकी कोटि कितनी होती है? 0 होती है। ये उदाहरण याद रखना, एनसीईआरटी में दे रखा है, किसी एग्जाम में भी आरपीएससी ने पूछ रखा है, शायद कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम में पूछ रखा है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दर स्थिरांक 0.69 गुणा 10 की घात माइनस 1 मिनट प्रति मिनट है तो प्रारंभिक सांद्रता 0.2 मोल प्रति लीटर है, तो टी आप क्या होगा? तो इस अभिक्रिया को ध्यान से देखें, ये जो दर स्थिरांक दे रखा है ये कौन सी रिएक्शन का है? ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का है, ठीक है। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ हमें पता है कि प्रारंभिक सांद्रता पे निर्भर नहीं करता, केवल इस सूत्र पे निर्भर करता है, दर स्थिरांक पे निर्भर करता है। इसका मान रखोगे तो 0.69 इंटू 10⁻⁻1, तो सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर जो आएगा वो 600 मिनट आएगा, सॉरी सेकंड आएगा। मिनट जो आएगा उसको किस में करना पड़ेगा? सेकंड में। तो आंसर नंबर इसका क्या हो जाएगा? 3 नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां इस सांद्रता का कोई ही रोल नहीं है, ध्यान रखना, ये केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दी गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, गन्ने की शर्करा का प्रतिलोमन क्या है? तो गन्ने की शर्करा का प्रतिलोमन अपने एनसीईआरटी में पढ़ा है कि आभासी एक आणविक अभिक्रिया का उदाहरण है, जिसको अपन जो है शर्करा का प्रतिपन्न भी कह देते हैं, ठीक है ना, या फिर गन्ने की शर्करा का प्रतिलोमन बोल दो, बात क्या है? एक ही है, ठीक है। और दूसरा उदाहरण इसका क्या है? एस्टर का अम्लीय जल अपघटन, है ना। इसका 2 उदाहरण है इसके हमारे एनसीईआरटी में, एक तो है शर्करा का प्रतिपन्न, एक दूसरा है एस्टर का अम्लीय जल अपघटन। ये भी किसका उदाहरण है? ये भी आभासी एक आणविक अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। बाकी प्रथम कोटि उदाहरण भी आपको याद रखना चाहिए। सबसे अच्छा प्रथम कोटि का उदाहरण है रेडियो एक्टिव डीके जो होता है ना, रेडियो एक्टिव 6 जो होता है, वो प्रथम कोटि अभिक्रिया का क्या उदाहरण है। प्रारंभिक सांद्रता 1 मोल प्रति डेसीमीटर क्यूब का पदार्थ शून्य कोटि गतिकी से क्रिया करता है, तो अभिक्रिया को पूर्ण होने में क्या समय लगेगा? प्रारंभिक सांद्रता कितनी है इसकी? ए है, ठीक है। तो ए है तो इसके लिए दर समीकरण क्या लिखेंगे, है ना, डी ए की सांद्रता में परिवर्तन बटा डी टी बराबर के, एक की घात कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो यहां से इसको कैसे लिखेंगे? इसको मैं ऐसे लिखता हूं, ए टी बराबर के 0। तो यहां से क्या पूछ रहा है? पूरा होने में समय क्या लगेगा? टी किसके बराबर होगा? ए अपॉन के नॉट, यानी कि सी नंबर आंसर इसका आ जाएगा। तो दर समीकरण से इसका सीधा अपन जो है फॉर्मूला निकाल सकते हैं। आंसर नंबर क्या हो जाएगा इसका? सी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्य कोटि अभिक्रिया तो अभिकारिक की सांद्रता और समय का आरेख क्या होगा, ठीक है। तो अगर बात करें शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अगर ग्राफ बनाए अपना किस किस के बीच में पूछा? ये सांद्रता और समय के बीच में। तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए सांद्रता और समय के बीच में ग्राफ बनाए तो ग्राफ कुछ इस प्रकार होता है, कॉन्सेंट्रेशन सी और समय टी, ठीक है ना। क्योंकि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए डी एक्स अपॉन डी टी बराबर क्या होता है? के बराबर होता है, ठीक है। क्योंकि जो प्रारंभिक सांद्रता ए होती है उसकी उस पर घात कितनी होती है? 0 होती है। तो अगर इसके लिए अपन सांद्रता और टी के बीच ग्राफ बनाए तो वो ग्राफ कुछ इस प्रकार आता है, ठीक है। इस ग्राफ की स्लोप क्या होती है? स्लोप यानी कि ढाल होती है इसकी नेगेटिव, ठीक है। और इसका जो है इंटरसेप्ट वो क्या होता है? ये जो अत्याखंड है ये क्या होता है? ये नॉन जीरो होता है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? ढाल नेगेटिव और अशून्य अत्याखंड के साथ में कैसा होता है? रेखीय होता है। आंसर नंबर इसका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। आपको इसी प्रकार जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफ याद रखना है। जीरो ऑर्डर के लिए आपको फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी याद रखना है, सेकंड ऑर्डर का हो सके तो याद रखे, बाकी जीरो ऑर्डर, और ये तो जीरो ऑर्डर के लिए हो गया, ठीक है ना। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपको ग्राफ ये भी याद रखना है, यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम कोटि तथा शून्य कोटि अभिक्रिया का टी हाफ समान है, तब इनकी प्रारंभिक दरों का अनुपात क्या होगा, है ना। तो प्रारंभिक दरों का अनुपात बात करें तो सबसे पहली बात है कि जब भी आपको पूछे प्रारंभिक दर पे पूछे तो उस समय जो प्रारंभिक सांद्रता होती है वो उसका मान इकाई मान लिया जाता है। बात हो रही है टी हाफ की, टी हाफ की बात हो रही है। कौन सा प्रश्न है? 1 मिनट, ये प्रश्न नंबर 15। बिल्कुल टी हाफ की बात हो रही है इनकी, ठीक है। तो टी हाफ की बात हो रही है तो इनके क्या किस किस के लिए? प्रथम कोटि और शून्य कोटि के लिए, ठीक है ना। तो प्रथम कोटि के लिए अगर बात करें तो प्रथम कोटि के लिए जो टी हाफ होता है वो बराबर होता है 0.693 अपॉन K1। जीरो ऑर्डर के लिए जो टी हाफ होता है ये बराबर होता है प्रारंभिक सांद्रता अपॉन 2K0, ठीक है। अब देखो इसका मान तो हमें कितना मानना पड़ेगा? इकाई मानना पड़ेगा, क्योंकि बात किस पे हो रही है? प्रारंभिक दर पे बात हो रही है। तो अपॉन क्या हो जाएगा? 2K0। अब ये क्या करे? दोनों बराबर है, यानी कि 0.693 अपॉन K1 प्रश्नानुसार बराबर है 1 अपॉन 2K0, ठीक है। तो इनकी प्रारंभिक दरों का अनुपात क्या होगा? तो यहां से अगर ज्ञात करें तो इनका अनुपात जो है वो क्या आएगा? 0.693 2 गुना, यानी कि आंसर नंबर क्या आ जाएगा इसका? बी आ जाएगा,
ठीक है, प्रथम कोटि और द्वितीय कोटि के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे सत्य कथन है अभिक्रिया कोटि को बिना दर नियम जाने ज्ञात किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। कहां से ज्ञात कर सकते हैं अपन? जो रिएक्शन हो रही है उस रिएक्शन के स्लोवेस्ट स्टेप से ज्ञात कर सकते हैं बिना दर नियम के, ठीक है ना। सबसे धीमे पद से क्या कर सकते हैं, उसकी कोटि निकाल सकते हैं। द्वितीय कोटि की इकाई मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स है ना। तो द्वितीय कोटि के लिए अगर दर लिखें तो दर कुछ इस प्रकार होती है के, और जो अभिकारक सांद्रता कितनी होगी, 2 होगी। ये क्या है, दर है, ठीक है। अब पूछा है कि आपने से द्वितीय कोटि की इकाई के की पूछी है ना, K2 की पूछी है। तो K2 किसके बराबर आ जाएगा, K2 बराबर है dx अपॉन dt अपॉन a की घात 2। dx अपॉन dt ये क्या आ जाएगा, मोल प्रति लीटर, ठीक है, इनटू सेकंड। और ये क्या हो जाएगा, ये मोल स्क्वायर हो जाएगा, और सांद्रता है ना, तो लीटर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, मोल प्रति लीटर, ठीक है। अब देखो 1 लीटर से 1 लीटर कट गया है ना, और 1 मोल से 1 मोल कट गया, तो क्या आ जाएगा मोल इनवर्स, ठीक है, लीटर इनटू सेकंड इनवर्स। तो बात बिल्कुल क्या है, सही है। रेडियोधर्मी विघटन की कोटि प्रथम है, बिल्कुल सही बात है। तो सारे के सारे कथन क्या होगी, सही कथन होगी। तो आंसर नंबर इसका क्या आ जाएगा, डी नंबर आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 टी हाफ दे रखा है प्रथम कोटि के लिए 0.693 अपन के होता है, बिल्कुल सही बात है। ये चर घातांकी 6 की समीकरण दे रखी है, भी बिल्कुल सही बात है। 1/1 माइनस 1/n माइनस 1/n नॉट बराबर नेचुरल लॉग के टी हाफ, ये बात क्या है, गलत है, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो गया, सी हो गया, ठीक है। बस मेरे को आपको यहाँ पे ये बताना था कि चर घातांकी समीकरण कैसे लिखते हैं और टी हाफ कैसे लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, यदि प्रथम कोटि अभिक्रिया की विशिष्ट अभिक्रिया दर, ध्यान देना, 10 की घात -2 सेकंड इनवर्स है, तो क्रियाकारक को 20 ग्राम से 5 ग्राम होने में कितना समय लगेगा, ठीक है। ध्यान से देखो, आपको विशिष्ट अभिक्रिया दर दे रखी है, यानी कि आपको अभिक्रिया नियतांक दे रखा है, ठीक है। वो कितने रखा है, 10 की घात -2 सेकंड इनवर्स। हमें कैसे पता चला, हमें इसकी इकाई से पता चला। ये दर स्थिरांक दे रखा आपको प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, ठीक है। अगर दर स्थिरांक ये है, तो मैं अगर यहां से चाहूं तो इसका टी आप निकाल सकता हूं। टी आप किसके बराबर होगा, 0.693 अपॉन 10⁻², ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 693 सेकंड, ये टी आप आ गया। तो 20 ग्राम से 5 ग्राम होने में कितना समय लगेगा, है ना। तो देखो अब एक ट्रिक से करते हैं। 20 ग्राम से जब 10 ग्राम होगा तो उसमें 1 टी हाफ लगेगा, और 10 ग्राम से जब 5 ग्राम होगा तो उसमें दूसरा टी हाफ लगेगा, ठीक है। यानी कि 2 टी हाफ के अंदर ये 20 ग्राम से कितना चला जाएगा, 5 ग्राम चला जाएगा। तो टोटल समय कितना लगेगा, 2 टी हाफ के बराबर। और 1 टी हाफ इसका कितना है, 69.3 सेकंड का है। 69 को इससे गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 138.6 सेकंड, इसका आंसर आ जाएगा। तो एक तो इसका तरीका ये है, ट्रिक से आप ऐसे निकाल सकते। दूसरा, अपने पास समीकरण ही, ठीक है ना, टी निकालना है, तो 2.303 अपॉन K1 लॉग, ठीक है। जो प्रारंभिक सांद्रता है कितनी, 50 ग्राम, कितना होना है, 5 ग्राम होना है, ठीक है ना। ग्राम से ग्राम कट गया, तो टी हाफ बराबर क्या आएगा, 2.303 अपॉन 10⁻²। के का धन स्थिरांक का मान दे रखे अपॉन लोग, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 लोग। 4 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कैसे, देखो टी बराबर, इसको पूरा सोल्व करना अगर आप देखें तो 10 को 10 की घात -2 लोग 2 की घात 2 भी लिख सकता हूं। और इस लोग 2 की घात 2 को कैसे सोल्व किया जाता है, 2.303 गुणा 10 की घात -2, ठीक है ना। अब देखो लोग 2 की घात 2 को कैसे सोल्व करोगे, 2 गुणा लोग 2, ठीक है। अब देखो इसको आगे से लेकर, तो टी बराबर क्या आ जाएगा, टी बराबर आएगा 2.303 अपॉन 10 की घात -2 गुणा, ठीक है, 2 गुणा लोग 2 का मान कितना होता है, 0.3010 होता है। जब इसको सोल्व करोगे तो आपके पास वही 138.6 सेकंड आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे इसको लॉग सोल्व करना है, ये मैंने आपको लॉग सोल्व करना यहाँ पे बताया, ठीक है। तो आप चाहे तो इस ट्रिक से कर सकते हैं और चाहे तो आप बाय फॉर्मूले से भी इसको कर सकते हैं। तो ऐसे प्रश्न आ जाए तो ध्यान रखना है अपने को, सीधा ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। दो भिन्न भिन्न तापमान T1 T2 पर सकर्ण ऊर्जा EA तथा दर नियतांक K1 और K2 में संबंध क्या है। तो इसमें अगर देखें तो इन शब्द में है ना, T1 अपॉन T2, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए था, प्लस होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे माइनस दे रखा है। तो इसका ये जो है सकर्ण ऊर्जा और दर नियतांक में, या तापमान और दर नियतांक में क्या है, संबंध का समीकरण है, ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस ग्राफ की डाल से अभिक्रिया की सकर्ण ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं, है ना। तो कौन से ग्राफ की डाल से जो है अभिक्रिया की सकर्ण ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं, तो नेचुरल लॉग के और 1/t के बीच अगर ग्राफ बनाए
तो यहां से अपने क्या कर सकते हैं, यहां से जो है अपन स्लोप ज्ञात से जो है सेकंड ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो देखो ये ग्राफ एनसीईआरटी में दे रखा है, नेचुरल लॉग के और 1/t, इसके बीच में जो ग्राफ है वो ग्राफ कुछ इस प्रकार से है। इसका जो इंटरसेप्ट है ना, वो इंटरसेप्ट जो है नेचुरल लॉग ए है, ठीक है। इसकी जो स्लोप है वो नेगेटिव है और वो किसके बराबर है, ई ए बटा आर के बराबर है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि किस किस के बीच ग्राफ से जो है अपन उसकी सेकंड ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। तो वो नेचुरल लॉग के और टी हाफ के सॉरी तापमान के बीच ग्राफ बनाकर उसकी अपन क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। ऐसे कथन है, अभिक्रिया में प्रवेश पाने हेतु आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा सकल ऊर्जा कहलाती है। बिल्कुल सही बात है, अगर आपको किसी अभिक्रिया में एंटर करना है तो उसके लिए आवश्यक जो न्यूनतम ऊर्जा होती है उसको सकल ऊर्जा कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है। दूसरी क्या कह रही है, अभिक्रिया में उत्प्रेरक सकल ऊर्जा को कम करता है। हाँ बिल्कुल सही बात है, अभिक्रिया में जो उत्प्रेरक है वो जो बैरियर ऊर्जा होती है, सकल ऊर्जा होती है, उसको क्या कर देता है, कम कर देता है ना। जैसे ये अगर ग्राफ बनाए तो ये इस टाइप से ये होता है। तो जैसे आप उत्प्रेरक मिला दोगे तो ये जो है ये इस टाइप से ऐसे होता है, यानी कि ये सकल ऊर्जा क्या करेगी, घट जाएगी, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, अभिक्रिया वेग के संगत सिद्धांत के अनुसार सभी टक्करें प्रभावी नहीं होती, केवल सक्रिय टक्कर ही उत्पाद बनाती है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अगर संगत सिद्धांत के अनुसार बात करें तो सभी टक्कर प्रभावी नहीं होती, टक्कर सारी होती रहती है लेकिन सारी प्रभावी नहीं होती। केवल जो सक्रिय एक्टिव टक्कर है जिससे सकल ऊर्जा प्राप्त होती है वही क्या करती है, उत्पाद में परिवर्तित होती है। यानी कि जो अणु टक्कर के बाद में इस बैरियर को पार करके इधर आएगा वही प्रोडक्ट बनाएगा, अन्यथा प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो ये बात भी सही है, तीनों बातें क्या होगी इसकी सही होगी। दर समीकरण के बराबर पी जेड ई माइनस ई ए अपॉन आर टी के कारक जेड में कमी करने से, जेड यहाँ पे क्या होता है, संगत कारक होता है, संगत आवर्ती होती है, ठीक है ना। कमी करने से अभिक्रिया तीव्र गति से होता है, गलत बात है। अगर यहां से अगर अपना दर स्थिरांक के की बात करें तो के कुछ इस प्रकार होगा, पी जेड अपॉन ई माइनस ई ए अपॉन आर टी, माइनस से क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा इसका, ठीक है। अगर जेड बढ़ाएंगे तो दर स्थिरांक बढ़ेगा, दर स्थिरांक बढ़ेगा तो अभिक्रिया दर बढ़ेगा, अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, सीधी सी बात। तो हमें क्या करना चाहिए, अगर हमें अभिक्रिया तीव्र गति से करानी है तो उसके लिए हमें जो है पी भी बढ़ाना पड़ेगा, जेड भी बढ़ाना पड़ेगा और तापमान भी बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन हमें सेकंड ऊर्जा जो है उसको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। किसके लिए, अभिक्रिया तीव्र गति से हो उसके लिए अपने को ये चीजें करनी पड़ेगी, ठीक है ना। सेकंड ऊर्जा में कमी करनी पड़ेगी और इन तीनों चीजों में हमें क्या करनी पड़ेगी, वृद्धि करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, तो इसका आंसर कौन सा हो गया, आंसर नंबर हो गया इसका डी, ठीक है ना। तो जेड में अगर आप कमी कर रहे हो तो जेड में कमी करते हैं तो क्या घटेगा, तो अभिक्रिया धीमी गति से होगी, दर अभिक्रिया क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 22 सत्य कथन है, यदि ई ए बराबर 0 है, सेकंड ऊर्जा बराबर 0 है तो दर स्थिरांक ताप से स्वतंत्र होता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर दर स्थिरांक की बात करें, यहां जैसे अभी बात कर रहे थे अपने, ये जो समीकरण पढ़ी थी, यहां अगर इसका मान 0 हो गया तो ये जो दर स्थिरांक है ये पूरा क्योंकि ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और 0 होते ही पूरा दर स्थिरांक ताप से क्या हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा। यानी कि अभिक्रिया दर स्थिरांक ताप पे निर्भर नहीं करेगा। बिल्कुल कथन क्या है, सही कथन है। सेकंड ऊर्जा का निर्धारण दो भिन्न भिन्न ताप पर दर स्थिरांक से ज्ञात कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात, अभी समीकरण पढ़ गए हैं, log K2 अपन K1 वाली, ठीक है। फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी में 1/n का मान 0 से 1 के बीच होता है। बिल्कुल सही बात है, फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी में होता है क्या है कि जो अधिशोषण की मात्रा होती है वो बराबर होती है K P की पावर 1/n। P वहां पे दाब होता है, x/m जो अधिशोषण की मात्रा होती है। तो ये जो घातांक 1/n है इसका जो मान होता है वो, इसका मान 1/n का मान जो है बुक में एनसीईआरटी में दे रखा है, वो इस प्रकार दे रखा है कि 1 से कम होता है और 0 के बराबर या 0 से क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। कैसे कह सकते हैं, 0 से 1 के बीच में होता है, बात बिल्कुल क्या सही है, ठीक है। लैंग्यूमर अधिशोषण समतापी को इस आधार पर स्वीकार किया गया है कि जो अधिशोषण स्थल है वो अधिशोषण क्षमता के बराबर होता है। जो अधिशोषण स्थल होता है ना वो अधिशोषण क्षमता के क्या होता है, बराबर होता है, प्रत्येक अणु अधिशोषित होता है। तो ये बात भी बिल्कुल क्या सही है। तो सारे कथन इसके क्या हो गए, सही हो गए। आंसर नंबर क्या हो जाएगा इसका, डी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, ऐसे कथन है, उच्च दाब पर लैंग्यूमर अधिशोषण समतापी में x/m बराबर क्या होता है, a/b होता है, ठीक है। तो अगर बात करें अपन लैंग्यूमर जो है अधिशोषण समतापी बात करें तो उसमें जो अधिशोषण की मात्रा होती है x/m जो होती है वो बराबर होती है AP/1 प्लस BP के बराबर होती है, ठीक है। जब बात एट हाई प्रेशर दाब होती है, उच्च दाब पे बात करते हैं, एट हाई प्रेशर बात करें तो हाई प्रेशर पे क्या होता है कि 1 प्लस जो BP बराबर होता है वो लगभग BP के बराबर हो जाता है। तो उस समय जो अधिशोषण की मात्रा x/m है
जब आप लिखोगे तो आप इसको इस टाइप से लिखोगे, पी से पी कट जाएगा, तब ये ए बटा बी के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। बात बिल्कुल क्या, ये सत्य बात है। रासायनिक अधिशोषण विशिष्ट होता है, बिल्कुल सही बात है। स्पेसिफिक होता है, अनुत्क्रमणीय होता है, इरिवर्सिबल होता है, बिल्कुल सही बात है। और ताप पे निर्भर करता है, बिल्कुल सही बात है। तीनों बात रासायनिक अधिशोषण के बारे में क्या है, सही है। भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय होते हैं, हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इनके बीच में क्या होता है, दुर्बल वान डेर वाल फोर्स होते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। ठोस पर गैस के अधिशोषण में फ्रेंडलिक समतापी की ढाल जो है शून्य होने पर अधिशोषण की मात्रा गैस के दाब के समानुपाती होगी, है ना। ढाल अगर शून्य हो तो ये कह रहा है अधिशोषण की मात्रा जो है गैस के दाब के क्या होगी, समानुपाती होगी। तो देखो अगर बात करें, ठीक है, फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी की बात करिए तो फ्रेंडलिक समतापी में x बटा m जो है वो बराबर होता है k p की पावर 1 बटा n। अगर इसको अपन ग्राफ के रूप में ड्रॉ करें, स्लोप बनाए, तो ये किसके बराबर होगा, ln k प्लस 1 बटा n ln p के बराबर। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अगर 1 बटा n का मान 0, प्रश्नानुसार अगर बात कर रहा है कि 1 बटा n का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। ये कह रहा है कि ढाल शून्य, शून्य मतलब 1 बटा n का मान क्या हो जाए, 0। ये जो है चीज 0 हो जाए, क्योंकि ये ढाल अगर इसकी सरलरेखा समीकरण से तुलना करें तो 1 बटा n इसकी क्या होगी, ढाल होगी। अगर ये 0 हो जाएगी तो उस समय x बटा m बराबर क्या होगा, x बटा m बराबर होगा p की घात 0। इसका मतलब जो x बटा m है वो p से क्या है, स्वतंत्र है, दाब के समानुपाती नहीं है। तो ये कथन क्या हो गया, गलत हो गया। तो आंसर नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, असत्य कथन है। ठीक है, यहां से कुछ सरफेस केमिस्ट्री के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। सिल्वर नाइट्रेट द्वारा पोटेशियम आयोडाइड के उदासीनीकरण में Ag प्लस आयन के अधिशोषण से धनात्मक कोलाइड बनाता है, बिल्कुल सी बात है। इसके चारों ओर जो है पोटेशियम आयन जो है, सॉरी Ki के चारों ओर जो है ना, ये जो Ki है इसके चारों ओर जो है सिल्वर आयन जो है अधिशोषित हो जाते हैं, और उसी वजह से क्या बनता है, उसी वजह से जो है धनात्मक कोलाइड बनता है। ठीक है, S2S3 विलयन पर आवेश O-2 आयन के कारण होता है, नहीं, अब इस पर जो ऋण आवेश होता है, क्योंकि ऋणात्मक 16 का उदाहरण है, तो इस पर जो ऋण आवेश जो आवेश होता है वो सल्फाइड आयन के कारण होता है, नहीं कि ऑक्साइड आयन के कारण। तो ये कथन क्या हो गया, गलत हो गया। तुम्हारा ऐसे कथन पूछा था, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। लेग्यूमर अधिशोषण समतापी वक्रानुसार उच्च दाब पर अधिशोषित गैस की मात्रा एक स्थिर सीमांत तक चली जाती है, बिल्कुल सही बात है। अगर ग्राफ बनाया जाए किस किस के बीच में, x बटा m अधिशोषण की मात्रा और p के बीच बात करें, ठीक है, तो हाई प्रेस पर जाके ग्राफ बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट हो जाता है, यानी कि संतृप्तता की ओर चला जाता है। तो ये बात बिल्कुल क्या सही है, और ये ग्राफ एनसीईआरटी में दे रखे, ध्यान रखना इस ग्राफ का। अभी तक इस पे क्वेश्चन नहीं पूछा सेकंड ग्रेड के अंदर, क्या पता इस बार पूछ ले। तो लेंग्यूमर विशेषता फ्रेंडलिक जो है वो आपको बिल्कुल तैयार होना चाहिए। रासायनिक अधिशोषण एक प्रति होता है, बिल्कुल सही बात है। स्पेसिफिक होता है, इरिवर्सिबल होता है, अनुत्क्रमणीय होता है, और विस्मांगी उत्प्रेरण का व्याख्या जो है वो अधिशोषण सिद्धांत से करते हैं। ये बात बिल्कुल क्या है, सही है ना। विस्मांगी उत्प्रेरण क्या होता है, जिसमें अभिकारक उत्पाद और उत्प्रेरक इन तीनों की भौतिक अवस्थाएं क्या हो, अलग अलग हो, तो उसकी व्याख्या जो है अधिशोषण सिद्धांत से की जाती है। ये बात भी क्या है, सही है। तो आंसर हो गया हमारा बी नंबर। असम्मिलित है, अगर उत्पाद द्वारा कोई अभिक्रिया प्रेरित हो रही है ना, यानी कि अभिक्रिया में बना हुआ जो प्रोडक्ट है उसका उत्पाद है वो ही अगर कैटलिस्ट का काम कर रहा है तो उसको ऑटो कैटालाइटिक रिएक्शन या स्वयं उत्प्रेरण कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, आकृति वर्णात्मक उत्प्रेरक कौन सा होता है, जियोलाइट होते हैं, क्योंकि इनके अंदर छोटे सूक्ष्म छिद्र होते हैं। ये अपने छिद्रों के साइज के अनुसार ही गैस अणुओं को या अन्य पदार्थों को अधिशोषित करते हैं, इसलिए इनको जो है सेल्फ सिलेक्टिव कैटलिस्ट बोलते हैं, किनको, जियोलाइट को। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। पेट्रो रसायन के अंदर है ना, पेट्रो जो केमिस्ट्री होती है, पेट्रो रसायन जो होता है वहां पे जो जियोलाइट यूज होता है वो कौन सा होता है, ZSM5 होता है, यानी कि पेट्रो रसायन के अंदर हाइड्रोकार्बन के भंजन के लिए और उनके जो है क्रैकिंग के लिए किसका यूज किया जाता है, ZSM5 का यूज किया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। एडम्स उत्प्रेरक निकल होता है, गलत बात है ना। एडम्स उत्प्रेरक होता है प्लेटिनम, प्लेटिनम को क्या कहते हैं, एडम्स उत्प्रेरक कहा जाता है। तो असम्मिलित कौन सा हो गया, डी नंबर। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सत्य कथन है, सीएमसी है ना, क्रिटिकल मिसाइल कॉन्सेंट्रेशन पर परमाणुत्मक अणु संगुणित हो जाते हैं, बिल्कुल सही बात है ना। और सीएमसी पर क्या होता है, मिसाइल का निर्माण होता है, संगुणित होने मतलब क्या है, मिसाइल का निर्माण होता है। ये बात बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, सवर्ण संख्या द्रव स्नेही कोलाइड द्वारा द्रव विरोधी कोलाइड पर रक्षण क्रिया है, बिल्कुल सही बात है। इसकी परिभाषा ये तो होती है कि द्रव स्नेही कोलाइड द्वारा द्रव विरोधी कोलाइड की रक्षण क्रिया में जो है गोल्ड को जो है परिभाषित करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, गोल्ड नंबर कहते हैं। तो बात बिल्कुल सही है। कोलाइडी कणों का अर्धपारगीय में झिल्ली द्वारा क्रिस्टलाइड से अलग होना अपवहन है, बिल्कुल सही बात है। अर्धपारगीय में झिल्ली यूज करते हैं, है ना। दूध पायस का उदाहरण है, बिल्कुल सही बात है। धुंध गैस में द्रव का उदाहरण है, बिल्कुल सही बात है ना। वायुमंडल के अंदर जो है द्रव के लिक्विड आते हैं तो उसको क्या कहते हैं, है ना। इसका धुंध जो है गैस में द्रव का कोलाइड है। तो सारे कथन क्या हो गए, सही हो गए। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27,
आर्सेनिक सल्फाइड के स्कंदन में प्रयुक्त विद्युत अपघटकों के स्कंदन मान दे रखे हैं। NaCl का 52 है, बेरियम क्लोराइड का 0.69 है, मैग्नीशियम सल्फेट का 0.22 है। तो स्कंदन शक्ति का सही क्रम क्या है ना? तो जो स्कंदन शक्ति होती है, ठीक है, स्कंदन शक्ति जो होती है उसका मान स्कंदन मान का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि जिसका स्कंदन मान ज्यादा उसकी स्कंदन शक्ति क्या होगी? कम होगी। तो जिसका स्कंदन मान सबसे कम होगा उसकी स्कंदन शक्ति सबसे क्या होगी? ज्यादा होगी। तो यहां से देखें तो सबसे कम स्कंदन मान किसका है? मैग्नीशियम सल्फेट का है। तो उसकी जो है कोगुलेटिंग पावर या स्कंदन शक्ति क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, उसके बाद में किसका होगा? बेरियम क्लोराइड BaCl2। उसके बाद में कौन होगा? NaCl। ये क्रम होना चाहिए, यानी कि थर्ड सेकंड वन। तो आंसर नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है, यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन नंबर 28। ऐसे कथन की पहचान कीजिए। Ag का कोलाइड बनाने तो ब्रेडिंग आर्क विधि उपयोगी नहीं है। गलत बात है ना? Ag है, ठीक है, यानी कि चांदी है, ठीक है, Ag है, गोल्ड है, प्लेटिनम है। इनका तो अगर हमें कोलाइड सॉल्यूशन बनाना है तो ब्रेडिंग आर्क विधि ही काम में ली जाती है। तो कथन क्या हो गया? गलत हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए ही हो जाएगा। स्कंदन शक्ति आवेश की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होती है। बिल्कुल सही बात है, हार्डी-सुलज़ नियम से। जिस पर जितना ज्यादा विपरीत आवेश होगा उसकी स्कंदन शक्ति उतना ही क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, द्रव स्नेह कोलाइड के स्थायित्व का कारण परिक्षेपण माध्यम की एक सतह है ना? जो परिक्षेपण माध्यम होता है, ठीक है, वो क्या करता है? द्रव स्नेह कोलाइड के चारों ओर एक परत बना लेता है, उसी वजह से इसका स्थायित्व होता है। बिल्कुल सही बात है। फेरिक हाइड्रोक्साइड धनावेशित सोल देगा। बिल्कुल सही बात है। बाकी सारी बातें क्या होगी? इसकी सही होगी। तो आंसर नंबर इसका क्या हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा। और यहाँ हार्डी-सुलज़ नियम को भी हमने पढ़ दिया है। क्वेश्चन नंबर 29। सत्य कथन है कोलाइड का रंग कण के आकार पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही बात है ना? जो कण है उसके आकार पर ही जो कोलाइड है उसका रंग निर्भर करता है। रक्षण शक्ति स्वर्ण संख्या के प्रतिलोमानुपाती होती है। अभी पढ़ के है ना? स्कंदन मान कहते हो या रक्षण शक्ति कहते हो, तो रक्षण शक्ति जो है वो गोल्ड नंबर के व्युत्क्रमानुपाती होती है। स्वर्ण संख्या के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, रक्त एक प्राकृतिक कोलाइड है। बिल्कुल सही बात है। सारे स्टेटमेंट क्या है? सही है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो। ये सारे एनसीईआरटी से उठाए एक एक पॉइंट है, डायरेक्ट जो एग्जाम में पूछ सकता है, उनको हमने स्टेटमेंट के रूप में, क्वेश्चन के रूप में ले लिया है। क्वेश्चन नंबर 30। किस विद्युत अपघटक का उन्नन मान फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल के लिए अधिकतम होगा? ठीक है, तो अगर बात करें उन्नन मान, तो उन्नन मान जो है वो डिपेंड कैसे करता है? उन्नन मान जो होता है वो 1/, स्कंदन शक्ति के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि जिसकी स्कंदन शक्ति सबसे ज्यादा होगी उसका उन्नन मान सबसे कम होगा। ठीक है, तो अगर बात करें फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल, तो हमें पता है कि ये एक धनावेशित सोल है। कैसा सोल है ये धनावेशित सोल है। ठीक है, तो इसको अगर कोगुलेट करना है, स्कंदन करना है, तो कैसा सोल चाहिए? ऋणावेशित। तो ये क्या देगा? ये Cl- देगा। ये क्या देगा? S-2 देगा। ये क्या देगा? PO4-3 देगा। ये क्या देगा? SO4-2 देगा। ठीक है, तो इसका स्कंदन सबसे ज्यादा कौन करेगा? ये करेगा, फॉस्फेट वाला, क्योंकि इसमें सर्वाधिक ऋण आवेश है। ठीक है, तो इसका अगर स्कंदन शक्ति सबसे ज्यादा है तो इसका उन्नन मान सबसे क्या होगा? कम होगा। अब ये कह रहा है कि किसका उन्नन मान अधिकतम होगा? तो जिसके लिए इसकी स्कंदन शक्ति सबसे कम होगी, तो इसका स्कंदन सबसे कम कोट करेगा जिस पर सबसे कम आवेश है। कम किस पे है? ये रहा NaCl पे, Cl- पे। तो इसकी स्कंदन शक्ति सबसे कम होगी NaCl की। किसके लिए? फेरिक हाइड्रोक्साइड के लिए। और स्कंदन शक्ति सबसे कम होगी, इसका मतलब उसका उन्नन मान सबसे क्या होगा? ज्यादा होगा। इसलिए इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है। उन्नन मान पे अभी तक क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा गया, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समांगी उत्प्रेरण नहीं है। इसमें से कौन सा ऐसा है जो समांगी उत्प्रेरण नहीं है? तो समांगी उत्प्रेरण कौन सा होता है? ऐसी उत्प्रेरक अभिक्रियाएं जिसमें उत्प्रेरक काम में आते हैं, जिसमें अभिकारक, उत्पाद और कैटलिस्ट तीनों एक ही भौतिक अवस्था के अंदर, तो उसे क्या कहते हैं? समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। जैसे ये रिएक्शन है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिएक्शन कर रही है ऑक्सीजन गैस के साथ में और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बन रही है, और यहाँ पे जो है NO गैस यूज हो रही है एज ए कैटलिस्ट। तो देखो यहाँ पे ये गैस स्टेट में, ये गैसेस में और ये गैसेस में, तो ये समांगी उत्प्रेरण है। तो बात बिल्कुल क्या है? सही है। H2SO4 की उपस्थिति में शर्करा का जल अपघटन, है ना? जल अपघटन मतलब शर्करा का जो है हाइड्रोलाइसिस किया जाए एक्वस कंडीशन में, तो ये भी समांगी उत्प्रेरण है। SO2 गैस जो है ये प्लेटिनम कैटलिस्ट की उपस्थिति में जो है SO3 बना रही है। तो देखो यहाँ पे ये गैसीय अवस्था में, ये गैसेस में, लेकिन ये कौन सी है? ठोस में। तो ये भी समांगी उत्प्रेरण का क्या हो गया? उदाहरण हो गया। आंसर क्या हो जाएगा इसका? C नंबर आंसर हो जाएगा। सुमिलित कीजिए। ठीक है, आपको एक तरफ कोलाइड दे रखे हैं और एक तरफ जो है आपको इनके उदाहरण दे रखे हैं। तो यहां से भी एक अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन कोई पूछ सकता है आपसे। ठीक है, एरोसोल,
एरोसोल मतलब क्या होता है कि ठोस पार्टिकल्स, ठीक है ना, अगर वायु के अंदर हो, जैसे धुआं है, धूल है, ठीक है, तो ए का क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, 3 नंबर, ठीक है। पायस, पायस का उदाहरण कौन सा होता है, दूध और बालों की क्रीम, तो बी का क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। फोम, फोम क्या होता है, फोम होता है साबुन के झाग, तो क्या हो जाएगा इसका सेकंड है। ये एक एनसीईआरटी में टेबल दे रखी है, वहां से बनाया गया क्वेश्चन है। जेल, जेल का उदाहरण क्या है, मक्खन और जेली, इसका क्या हो जाएगा 4, तो 3 1 2 4, 3 1 2 4, आंसर नंबर क्या हो जाएगा इसका 1 नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, कोलाइड जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस और परिक्षेपण माध्यम द्रव है, कौन कौन से, प्रलेप जिसको अपन क्या बोलते हैं, पेंट बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है। कोशिका द्रव्य, तो इसमें जो है परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस होती है और परिक्षेपण माध्यम क्या होता है, द्रव होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका डी नंबर आंसर हो जाएगा, ए और बी। असमिलित है, द्रव रागी कोलाइड, इसके उदाहरण गोंद, जिलेटिन, स्टार्च, रबर, ये सारे द्रव रागी, द्रव स्नेही कोलाइड के उदाहरण है, तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है। द्रव विरोधी या द्रव विरागी कोलाइड के उदाहरण धातु और उसके सल्फाइड, बिल्कुल सही बात है। सहचारी कोलाइड सेल्यूलोज और नायलॉन, तो ये तो वर्ध आणविक जो है कोलाइड है, बड़े अणु भार वाले कोलाइड है सेल्यूलोज और नायलॉन। तो सहचारी कोलाइड कौन सा होगा, सहचारी कोलाइड का उदाहरण है, हमारी सिलेबस में दे रखा है, वो कौन सा है, मिसेल, ध्यान रखना है, ठीक है ना, मिसेल, ठीक है, जो साबुन से बनती है। साबुन के लिए सीएमसी का मान 10 की घात -4 से 10 की घात -3 मोल प्रति लीटर होता है, बिल्कुल सही बात है। तो ये 3 कथन सही है, तो एस के कथन कौन सा हो गया, सी हो गया, तो आंसर क्या होगा हमारा सी होगा, एस सम्मिलित हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 35, सुमिलित करो सोल बनाने की रासायनिक विधि। रासायनिक विधि जैसे ये देखो, सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन करवा रहे हैं हाइड्रोजन सल्फाइड से ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और सल्फर का सोल बन रहा है, तो ये रासायनिक विधि होगी, ए का कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ये एनसीईआरटी से बनाया हुआ है। ब्रेडिंग आर्क विधि से एजी एयू पीटी का बनाते हैं, अभी पढ़ गए, बिल्कुल सही बात है। पेप्टन्स में क्या करते हैं, प्रक्षेपण माध्यम और विद्युत अपघट्य दोनों को हिलाकर के जो है सोल बनाया जाता है, तो सी का क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। 2 1 3 2 1 3, आंसर नंबर क्या हो जाएगा इसका 1 नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से बनाई गई सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन है। ऐसे कथन है, कोलाइटिव यूनियन टिंडल प्रभाव दर्शाता है, रंग दर्शाता है, बिल्कुल सही बात है। ब्राउनिंग विधि भी दर्शाता है, बिल्कुल सही बात है, सारी बातें क्या है, सही है। सूक्ष्मतम कणों वाले गोल्ड सोल का रंग लाल होता है, बिल्कुल सही बात है, ध्यान रखना, गोल्ड रंग का रंग का कैसा होता है, लाल होता है, एनसीईआरटी से उठाया गया टाटा है, सही बात है। Fe2O3.XS2O और हीमोग्लोबिन द्रावेशी सोल है, बिल्कुल सही बात है, ये द्रावेशी सोल के उदाहरण है। कॉन्गोरेड सोल और मेथिलीन ब्लू सोल द्रावेशी सोल है, गलत बात है, कॉन्गोरेड द्रावेशित है, लेकिन मेथिलीन जो ब्लू सोल है ये द्रावेशित सोल है, तो कथन एस्ते कौन सा हो गया, डी नंबर एस्ते कथन हो गया। तो आप एनसीईआरटी के अंदर द्रावेशी सोल और ऋणावेशी सोल जो है, इन दोनों के उदाहरण दे रखे है ना, वो टेबल याद जरूर करें, क्योंकि इन पे क्वेश्चन आरपीएससी ने संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट 2024 में भी पूछा है, और इन पर क्वेश्चन जो है संस्कृत इसका केमिस्ट्री का जो फर्स्ट का पेपर हुआ है अभी जस्ट पीछे, उसमें भी इस पर जो है सोल पे क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन नंबर 37, जीटा विभव, तो हेल्महोल्ट्ज विद्युत है, दोहरी परत के बीच का विभांतर होता है ना, सोल की जो दोहरी परत होती है उसके बीच का जो विभांतर होता है उसको क्या बोलते हैं, जीटा विभव बोलते हैं। तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, 1 नंबर आंसर हो जाएगा। कोलाइड की 2 परतों के बीच का विभांतर, जो विपरीत आवेशित परतें जो होती है, इसमें एक सत्य स्थायी परत होती है और एक अस्थायी परत होती है, तो आपने ये भी कह सकते हैं स्थायी परत और अस्थायी परत के बीच का जो विभांतर होता है उसको जीटा विभव कहते हैं, ठीक है। ऑयल वाटर इमल्सन, तो ऑयल वाटर इमल्सन का जो उदाहरण है वो दूध और वेनिशिंग क्रीम है, बिल्कुल सही बात है, ये पहला जो है बिल्कुल क्या है, सही है, ठीक है। दूध और वेनिशिंग क्रीम जो है ये ऑयल और वाटर इमल्सन का उदाहरण है। वाटर ऑयल इमल्सन का उदाहरण मक्खन और क्रीम है, बिल्कुल ये भी सही बात है। ऑयल वाटर पाइसीक्रमक, पाइसीक्रमक क्या होते हैं, जो इमल्सन को स्थायित्व प्रदान करते हैं, तो ऑयल वाटर इमल्सन को स्थायित्व देने के लिए साबुन, प्रोटीन, गोंद ये यूज होते हैं, बिल्कुल सही बात है। और वाटर ऑयल इमल्सन को स्थायित्व देने के लिए काजल, उच्च वसीय अम्ल के धातु लवण यूज होते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो सारे कथन क्या हो गए इसके, सही कथन हो गए, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी नंबर आंसर हो जाएगा। ये सारे मैंने एनसीईआरटी से ही बनाए हैं एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 39, कोलाइड प्रदर्शन का उदाहरण है, यानी कि कोलाइड कौन कौन से गुण प्रदर्शित करता है। आकाश के नीला रंग का कारण कोलाइड है, बिल्कुल सही बात है। रुधिर एक प्रकार का कोलाइड है, बिल्कुल सही बात है। जहां नदियां मिलती है और डेल्टा निर्माण होता है वहां भी कोलाइड का निर्माण होता है, बिल्कुल सही बात है। सारे कथन क्या हो गए, सही हो गए, ठीक है ना। तो ये कोलाइड के अनुप्रयोग दे रखे ना, वहां से ये क्वेश्चन उठाया मैंने। एक क्वेश्चन आगे और आएगा कोलाइड अनुप्रयोग का। ऐसे कथन है, धूमर का विद्युतीय अवक्षेपण में प्रयुक्त अवक्षेप कोट्रेल अवक्षेप होता है, बिल्कुल सही बात है। ये कोलाइड के अनुप्रयोग पर आधारित क्वेश्चन है। आर्जिरोल एक औषधि है, बिल्कुल सही बात है। आर्जिरोल क्या होता है, जो गोल्ड का जो सोल होता है ना उसको आर्जिरोल बोलते हैं, जिसका उपयोग कालाजार में होता है, ठीक है ना। कालाजार में इसका रोग उपयोग नहीं किया जाता है, इसका उपयोग जो है एक अन्य रोग होता है, उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, एनसीईआरटी में होता है उसका नाम, कालाजार की जगह मैं बता रखा था, हाँ मानोनेत्र, ठीक है ना, आंख से संबंधित रोग जो होते हैं उसके इधर इसका यूज किया जाता है आर्जिरोल का, ठीक है ना, मानोनेत्र से संबंधित रोग में उपचार में।
यानी कि आंख स्पाइक के अंदर, ठीक है ना, आंख जो कॉर्निया उसको धोने के लिए जो मेडिसिन बनती है उसमें आर्जिनोल का यूज किया जाता है। बड़े पृष्ठ क्षेत्र के कारण कोलाइडी औषधि आसानी से स्वंगीकृत होती है, बिल्कुल सही बात है, ये कथन भी सही है, तो ऐसे कथन तो बी हो गया, ठीक है ना। चर्म शोधन में टेनिन की जगह क्रोमियम लवणों का भी उपयोग किया जा सकता है, ये भी एनसीईआरटी में लिख रखा है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है, तो इसका ऐसे कथन कौन सा हो गया, बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 41, ये आपको एक नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड के ब्यूटेन की अभिक्रिया दे रखी है। उपरोक्त समीकरण में यदि N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता 2.33 मोल प्रति लीटर है, जो 184 मिनट में घट करके 2.08 मोल प्रति लीटर रह जाती है, तो समीकरण का औसत वेग क्या हो? सीधी सी बात है, समीकरण का औसत वेग पूछा है, तो ये अभिक्रिया दे रखी है अपने को, इनके ब्यूटेन की अभिक्रिया 4NO2 प्लस O2, है ना। औसत वेग कैसे निकालेंगे समीकरण का, तो अपन क्या कर लेंगे, औसत वेग निकालने के लिए अपन जो है N2O5 है उसकी सांद्रता में कमी की दर निकाल लेंगे, 1/2 आगे, है ना, माइनस, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, सांद्रता में परिवर्तन कितना हो रहा है, -1/2, ठीक है। देखो 2.08 रह रही है 2.33 से, बटा में कितना टाइम, 184 मिनट है, ठीक है, ऊपर किसमें, मोल प्रति लीटर में, ठीक है। इसको मिनट है तो इसको क्या करना पड़ेगा, अगर सेकंड में देखो, उत्तर देखो सारे सेकंड में आ रहे हैं, तो यहां इसको क्या कर दो, गुणा 60 कर दो, ये किस में आ जाएगा, सेकंड में आ जाएगा। इसको जब पूरे को सोल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा, क्योंकि यहां से माइनस आएगा, माइनस और वो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपके पास में 1.13 गुणा 10 -5 मोल, ठीक है, लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स, तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा इसका, 1 नंबर आंसर। बस सिंपल सा औसत वेग निकालना है, तो हमने क्या किया, अभिकारक की सांद्रता में कमी हो रही है उसके दर को निकाल लिया, उससे हमें औसत वेग बता देगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कोई रिएक्शन दे रखी है, 2A उत्पाद अभिक्रिया में एक की सांद्रता 10 मिनट में 0.5 मोल से घट करके 0.4 मोल रह जाती है, तो अभिक्रिया वेग क्या होगा, वही सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना, अभिक्रिया वेग पूछा है, ठीक है। तो अभिक्रिया वेग पूछेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन या वेग वो किसके बराबर होगा, -1/2 एक की सांद्रता में कमी बटा में dt, ये सॉरी ये जो d है बाहर आएगा ये, ठीक है। अब देखो -1/2 एक की सांद्रता में कमी 0.4 रह रही है, कितने से, 0.5 से, बटा में 10 मिनट, है ना, टाइम मिनट में दे रखा है, बिल्कुल 10 मिनट में दे रखा है, उत्तर भी मिनट में आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, -1/2 गुणा -0.1 बटा में 10, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.1/20, इसको सोल्व करोगे तो ये आपके पास आएगा 5 गुणा 10 की घात -3 मोल लीटर इनवर्स और मिनट इनवर्स। आंसर नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये एनसीईआरटी की ही क्वेश्चन उठाए हैं। क्वेश्चन नंबर 43, वेग दे रखा आपको, अभिक्रिया कोटि पूछी है ना, तो अभिक्रिया कोटि कैसे निकालते हैं, अगर आपको उधर समीकरण दे रखी है तो उनकी जो घात होती है उन घातांकों का क्या हमें क्या करना है, योग करना है, तो 1/3 + 1/2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, आंसर नंबर इसका कितना हो जाएगा, ए। तो ये सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अभिक्रिया के लिए 500 केल्विन और 700 केल्विन पर वेग स्थिरांक दे रखे आपको 0.02 सेकंड इनवर्स और 0.07 सेकंड इनवर्स है, तो अभिक्रिया की सकल ऊर्जा क्या होगी, ठीक है। तो अगर अभिक्रिया की सकल ऊर्जा हमें यहाँ पे निकालनी है और हमें दे रखा है अभिक्रिया के तापमान दे रखे हैं अलग अलग, ठीक है, तो सेकंड ऊर्जा इसकी अपन कैसे निकालेंगे, तो देखो अगर इसके लिए बात करें तो अपन वही है दर स्थिरांक और तापमान के बीच संबंध लिखेंगे, तो संबंध जो क्या होता है, लोग K2/K1 बराबर क्या होता है, EA/2.303 R, ठीक है, T2 - T1/T1 × T2, ठीक है। अब देखो log K2 का मान जो है कितना है, 0.07 है, सॉरी हाँ 0.07 बटा में 0.02, बिल्कुल। EA हमें निकालना है 2.303 R का मान 3.14 क्योंकि केल्विन में दे रखे, ठीक है, 3.14 इसका मान लेना पड़ेगा, गुणा T2 - T1, T2 कितना है 700 केल्विन है, माइनस ये कितना है 500 केल्विन है, बटा में 700 गुणा 500। अब देखो ये पॉइंट उठ गया, तो ये क्या आ गया, ये आ गया log 7/2 बराबर EA/2.303 इंटू 8.314 इंटू ऊपर आ जाएगा 200 और नीचे आ जाएगा 3500। इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे log 7 माइनस log 2, ठीक है, और log 7 का मान कितना होता है, log 7 का मान होता है 504 माइनस 0.3010 बराबर EA बटा में 2.303 इंटू
8.314 इंटू 3500 गुणा ऊपर कितना आ जाएगा 200। ठीक है, यहां से अगर अपने ई ए निकालेंगे, ठीक है, तो अगर इसको घटाएंगे तो इसको घटाने पर कितना आएगा, इसको घटाने पर आएगा 0.544। तो यहां से ई ए जो है वो किसके बराबर आएगा, ई ए जो बराबर आएगा वो आएगा 2.303 इंटू 0.544 8.314 इंटू जो है 3500 बटा में क्या आ जाएगा 200। जब इसको सोल्व करोगे तो ये आपके पास आएगा 18,230 जूल, यानी कि आंसर नंबर क्या आ जाएगा इसका, बी नंबर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस समीकरण पे एक न्यूमेरिकल आपको करा दिया। बाई चांस एग्जाम में आ जाए, इतने हार्ड डाटा नहीं आएंगे, बिल्कुल सिंपल डाटा आएंगे वहां पे, लेकिन फिर भी हमारी प्रैक्टिस रहनी चाहिए। तो आंसर इसका बी नंबर होता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, एक द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए अभिकारक की सांद्रता आदि करने पर अभिक्रिया वेग हो जाएगा, है ना। द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए अगर दर लिखे तो दर किसके बराबर होती है, जो अभिकारक है उसकी सांद्रता के घात 2 के बराबर होती है। ये कह रहा है कि सांद्रता आदि कर दे, तो आदि करने पर क्या हो जाएगा, 1/2 सांद्रता करते हैं, तो सीधी सी बात है 1/2 कर देंगे तो अभिक्रिया क्या हो जाएगी, दर जो है वो पहले कितनी हो जाएगी 1/4 हो जाएगी। आंसर नंबर इसका क्या आ जाएगा 1, है ना। ये देखो नीचे 4 आ जाएगा, 1/2 का स्क्वायर क्या होगा 1/4, तो दर कितनी हो जाएगी 1/4 हो जाएगी। तो इसका आंसर नंबर 1। ठीक है, एक आपसे पूछ ले कि इसके लिए द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए, ठीक है, जो दर स्थिरांक होता है उसकी फॉर्मूला क्या होता है समीकरण का, दर स्थिरांक का, है ना, द्वितीय कोटि के लिए। तो ये होता है 1/t 1/a मतलब मैं यहां पे लिख दूं प्रारंभिक सांद्रता माइनस 1/, अंतिम सांद्रता। ये इसकी दर समीकरण होती है, ध्यान रखना। कौन सी के लिए, ये होती है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है, बाकी इसके जो क्वेश्चंस है, हमारी जो एग्जाम की बुक है उसमें हर प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो दे रखे, आप चाहें तो वहां से भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के अपने केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चन थे जो बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड थे, और उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे भी लगे होंगे। और अपने कंसेप्ट, ये पेपर पूरा सोल्व करने का मतलब है कि आपकी केमिकल बॉन्डिंग और स्पेस केमिस्ट्री पूरी यहाँ से क्लियर होती है, जो कि पूर्णतः एनसीईआरटी बेस्ड थी। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ अपने शब्दों को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।